नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी नीतीश सरकार पर राहुल और लालू के सवालों की, गडकरी के मोदी सरकार पर निशाने की। देखेंगे पहलगाम की घटना को लेकर जम्मू कश्मीर के एलजी ने किसे बताया जिम्मेदार, क्यों पुलिस और प्रशासन पर भड़के जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला। देखेंगे सुप्रीम कोर्ट से क्यों असली शिवसेना के मामले में फैसले की डिमांड की उद्धव ठाकरे ने। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कविंद्र गुप्ता होंगे लद्दाख के नए उपराज्यपाल, असीम घोष हरियाणा और पुसापति अशोक गजपति राजू बने गोवा के नए राज्यपाल, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की नियुक्ति। मानसून सत्र में पेश होगा राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, खेल मंत्री मनसुख मंडाविया का बयान, कहा अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में पाकिस्तान की भागीदारी पर नहीं होगी रोक। यूपी में सरकारी स्कूलों के मर्जर के खिलाफ कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने उठाए सवाल, कहा इससे छोटे बच्चों लड़कियों की पढ़ाई छूट जाएगी, बच्चों से क्यों छीना जा रहा है ये अधिकार। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 247 अंकों की गिरावट के साथ 82,253 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 67 अंकों की गिरावट के साथ 25,082 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार विधानसभा चुनाव के ऐलान में अब 3 महीने से भी कम का वक्त बचा है। चुनाव से पहले विपक्ष नीतीश कुमार की सरकार पर हमलावर है और इसका कारण है राज्य की कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालात। सरेआम लोगों की जान ली जा रही है तो सरकार सिर्फ दोषारोपण के काम में ही जुटी हुई दिखाई दे रही है। इसे लेकर इंडिया गठबंधन ने तीखा हमला बोला। राहुल ने तो बिहार को क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया तक कह दिया। तो कैसे इंडिया के निशाने पर आई नीतीश सरकार, देखिए रिपोर्ट। बिहार की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के हालात पर राहुल गांधी ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने नीतीश सरकार को बुरी तरह से फेल सरकार बताया। राहुल ने एक्स पर पोस्ट किया, बिहार बना क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया, हर गली में डर, हर घर में बेचैनी, बेरोजगार युवाओं को अपराधी बना रहा है गुंडा राज, सीएम कुर्सी बचा रहे हैं, बीजेपी मंत्री कमीशन कमा रहे हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, इस बार वोट सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, बिहार को बचाने का है। राहुल गांधी ने बिहार बचाने की बात कही तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तो यहां तक कह दिया कि नीतीश के हाथ में सत्ता का नियंत्रण ही नहीं बचा है, पीएम मोदी रिमोट के जरिए बिहार में सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा है, रिमोट कंट्रोल से प्रधानमंत्री बिहार को संभाल रहे हैं। यहाँ के अपराधी अब सम्राट बन चुके हैं और विजय प्राप्त कर चुके हैं। राज्य में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह चरमरा चुका है। बिहार में क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। यहाँ शिक्षक, डॉक्टर, वकीलों की जान ली जा रही है। कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि बीजेपी नेता भी सुरक्षित नहीं है। तो वहीं लालू यादव ने भी एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने दोनों का फोटो शेयर करते हुए कहा कि वर्तमान और भविष्य भूल इतिहास में जीने वाले प्राणी, अपना कुछ किया नहीं, दूसरों का किया कहा नहीं। राहुल, लालू और तेजस्वी के बयान से साफ हो गया है कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार कानून व्यवस्था की स्थिति यानी जंगल राज बड़ा मुद्दा बनने वाला है। राहुल गांधी, लालू और तेजस्वी सभी के निशाने पर बिहार की एनडीए सरकार है, तो मोदी सरकार के मंत्री भी अपनी ही सरकार पर निशाना साध रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने तो यहाँ तक कह दिया कि सरकार के खिलाफ लोगों को अदालत जाना चाहिए। क्या कुछ कहा है गडकरी ने, देखिए रिपोर्ट। नितिन गडकरी अपने बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। वो अपनी सरकार की खामियों पर बोलने से कभी नहीं चूकते और इस बार तो उन्होंने सरकार में मंत्रियों की मजबूरी तक बयां कर दी है। नितिन गडकरी ने कहा कि कई बार सरकार में बैठे मंत्री भी वो काम नहीं कर पाते हैं जो अदालत के आदेश पर हो जाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जनता को लुभाने की राजनीति नेताओं और मंत्रियों के आड़े आती है और वो जनहित में कदम नहीं उठा पाते। गडकरी ने अपने बयान के जरिए बता दिया कि कई बार मंत्री सरकार के फैसलों से सहमत नहीं होते, बावजूद इसके वो खुलकर विरोध नहीं कर पाते। नागपुर में एक कार्यक्रम में बोलते हुए गडकरी ने कहा कि सरकार पर किसी न किसी का नियंत्रण होना चाहिए। ऐसे में कोर्ट में जाकर सरकार के खिलाफ लड़ने वाले लोगों और संस्थाओं के ही चलते सरकार को कई बार फटकार पड़ती है और कई बार सरकार को सही निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यानी सरकार की मनमानी पर इन लड़ने वालों के चलते अंकुश लगता है। गडकरी ने कहा कि अपने अधिकार के लिए लोगों को सरकार के खिलाफ लड़ने की जरूरत है। अब गडकरी के इस बयान को अपनी ही सरकार के खिलाफ तंज के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने ये भी इशारा किया कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है कि सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए जाएं और यदि आवश्यक हो तो उन्हें न्यायपालिका के सामने चुनौती दी जाए। गडकरी के इस बयान ने सभी को हैरान कर दिया है। खास बात यह है कि गडकरी ने लगातार दूसरी बार ऐसा बयान दिया है जिससे उनकी सरकार पर ही सवाल खड़े हो गए हैं।
इससे पहले उन्होंने कहा था कि सत्ता मिल जाने के बाद लोग अहंकारी हो जाते हैं। उनके इस बयान को तो सीधा पीएम मोदी पर निशाना माना गया था और अब उन्होंने सरकार की मुश्किल बढ़ाने वाला बयान देते हुए विपक्ष का समर्थन कर दिया है। गडकरी अपनी ही सरकार पर निशाना साध रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल खुद को बड़ी चूक का जिम्मेदार मान रहे हैं। 22 अप्रैल पहलगाम में आतंकियों ने 26 बेकसूरों की जान ले ली थी। इसे लेकर मोदी सरकार ने भी माना था कि सुरक्षा में चूक हुई है और अब इस सुरक्षा की चूक पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का भी बड़ा बयान सामने आया है। तो क्या कहा है एलजी ने, देखिए रिपोर्ट। पहलगाम आतंकी हमले के लिए जिम्मेदार कौन है, इस सवाल का जवाब मिल गया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि पहलगाम में जो हमला हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। इसमें निर्दोष लोग मारे गए। मैं इस घटना की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। ये निश्चित रूप से सुरक्षा में चूक थी। यहाँ आम धारणा है कि आतंकवादी पर्यटकों को निशाना नहीं बनाते हैं। जिस जगह पर हमला हुआ वो एक खुला मैदान है। वहाँ सुरक्षा बलों के मौजूद रहने के लिए कोई सुविधा या कमरा नहीं है। अधिकारी ने कहा कि यह हमला पाकिस्तान ने करवाया था। एनआईए ने इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पता चलता है कि स्थानीय लोग भी शामिल थे। मनोज सिन्हा के बयान के बाद से केंद्र सरकार बुरी तरह से गिर गई है। विपक्षी दल हमलावर हो गए हैं। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने मनोज सिन्हा के बयान को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। खेड़ा ने एक्स पर पोस्ट किया, हमले के 82 दिन बाद आखिरकार उन्होंने पहलगाम की जिम्मेदारी ली। ऐसा करके वो दिल्ली में किसकी रक्षा कर रहे हैं? कितने दिन, हफ्ते, महीने लगेंगे जब उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाएगा और इस्तीफा देना होगा या बर्खास्त होना होगा? पवन खेड़ा ने सीधे सवाल कर दिया है कि मनोज सिन्हा जिम्मेदारी लेकर आखिर किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका निशाना गृह मंत्री अमित शाह पर माना जा रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर की कानून व्यवस्था केंद्र के पास है। अब एक सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या एलजी मनोज सिन्हा इस्तीफा देंगे? एलजी पहलगाम की घटना के लिए खुद को जिम्मेदार बता रहे हैं। उन्होंने जिम्मेदारी तो ले ली, लेकिन क्या अपने पद से इस्तीफा देने का भी फैसला किया है? और ना ही मोदी सरकार ने एलजी पर कोई फैसला लिया। लेकिन एक फैसला जरूर लिया गया कि इस केंद्र शासित प्रदेश के सीएम उमर अब्दुल्ला को घर से बाहर नहीं निकलने देना है। जी हां, जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने राज्य की पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में सियासी घमासान मच गया है। शहीद दिवस को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार में टकराव देखा जा रहा है। सीएम उमर का आरोप है कि 13 जुलाई को उन्हें शहीदों के कब्रिस्तान जाकर फातिहा पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। उन्होंने बताया कि सुबह से ही हमें अपने अपने घरों में बंद रखा गया। मैंने कंट्रोल रूम को सूचित किया कि मैं वहां जाकर फातिहा पढ़ना चाहता हूं, लेकिन कुछ ही मिनटों में मेरे घर के बाहर बंकर लगा दिया गया। हालांकि आज मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर सुरक्षा बलों की तरफ से रोके जाने के बाद मज़ारे शुहादा की 4 दीवारी फांद कर फातिहा पढ़ा। उन्होंने बताया कि उन्हें आज भी रोकने की कोशिश की गई। सीएम ने पुलिस पर उनसे हाथापाई करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ये पुलिस वाले जो वर्दी पहनते हैं, ये कभी कभी कानून भूल जाते हैं। ये लोग वर्दी पहनकर कानून को इस तरह तहस नहस करे, ये बात मेरी समझ में नहीं आती। इन्होंने हमें पकड़ने की कोशिश की, हमारे झंडे को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन हमने इनकी कोशिशों को नाकामयाब कर दिया। सीएम ने इसके लिए मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कहने के लिए तो कहते हैं कि ये आजाद मुल्क है, लेकिन बीच बीच में ये लोग समझने लगते हैं कि हम इनके गुलाम हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं। हम अगर किसी के गुलाम हैं तो यहाँ के लोगों के गुलाम हैं। हम अगर खादिम हैं तो यहाँ के लोगों के खादिम हैं। उमर अब्दुल्ला ने साफ कर दिया है कि वो किसी के आगे नहीं झुकेंगे। केंद्र की तरफ से उन पर कितना भी दबाव बनाया जाए, वो अपने हक की आवाज उठाकर रहेंगे। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में 13 जुलाई को शहीद दिवस के तौर पर मनाना चाहती थी, लेकिन केंद्र की तरफ से इसकी इजाजत नहीं दी गई, जिसे लेकर अब मुख्यमंत्री मोदी सरकार पर भड़क गए। जम्मू कश्मीर की पुलिस ही अपने सीएम को रोकने में जुटी थी, हाथापाई की, धक्का मुक्की की, जिसे लेकर सीएम उमर भड़के हुए दिखाई दिए। तो वहीं शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे परेशान दिखाई दे रहे हैं और उनकी परेशानी का कारण है कि असली शिवसेना का चुनाव चिन्ह, जिसका इस्तेमाल इस समय एकनाथ शिंदे कर रहे हैं, जबकि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में सुनवाई थी तो क्या कहा उद्धव गुट ने, देखिए रिपोर्ट। महाराष्ट्र में एक बार फिर शिवसेना वर्सेस शिवसेना की लड़ाई तूल पकड़ रही है। उद्धव गुट और शिंदे गुट के बीच पार्टी के सिंबल को लेकर छिड़ी लड़ाई एक बार फिर चर्चा में है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। उद्धव ठाकरे ने कोर्ट से अपील की है कि उन्हें शिवसेना नाम, धनुष बाण चुनाव चिन्ह और बाघ वाले भगवा झंडे का इस्तेमाल फिर से करने दिया जाए। उनकी ये मांग महाराष्ट्र में होने वाले नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के चुनावों के लिए है। उद्धव गुट का कहना है कि एकनाथ शिंदे गुट को इन चिन्हों का इस्तेमाल करने से रोका जाना चाहिए, क्योंकि ये असली शिवसेना की पहचान है और जनता इन्हें भावनात्मक रूप से जोड़कर देखती है।
शिवसेना यूबीटी की मांग है कि जैसे एनसीपी विवाद में कोर्ट ने अजित पवार गुट को चिन्ह इस्तेमाल करने की इजाजत दी थी, वैसे ही यहां भी किया जा सकता है। पार्टी ने बीएमसी चुनाव को देखते हुए कोर्ट से इस मामले में कोई अंतरिम आदेश पारित करने की मांग की है, जबकि शिंदे गुट का कहना है कि उनकी पार्टी लोकसभा और विधानसभा चुनाव पहले ही इसी नाम और चुनाव चिन्ह से लड़ चुकी है और सुप्रीम कोर्ट पहले ठाकरे की ऐसी ही मांग को मना कर चुका है। दरअसल शिवसेना में 2022 में बड़ी बगावत हो गई थी, जब एकनाथ शिंदे ने पार्टी के कई सदस्यों को अपने साथ लेकर भाजपा के साथ मिलकर राज्य में सरकार बनाई और खुद मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद शिंदे ने शिवसेना पर अपना दावा कर दिया। ठाकरे गुट का आरोप है कि शिंदे ने असंवैधानिक रूप से सत्ता हथिया ली और असंवैधानिक सरकार का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को असली शिवसेना माना, जिसके बाद उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर को फैसला करने की बात कह दी और नार्वेकर के फैसले में भी शिंदे गुट की ही जीत हुई, जिसके खिलाफ अब उद्धव गुट दोबारा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। लेकिन कोर्ट ने फिलहाल उनकी याचिका को अगस्त में रीलिस्टेड कर दिया है। अब मामले की सुनवाई अगस्त में होगी। इस लड़ाई में आखिर जीत किसकी होगी, इसका इंतजार सबको है। उम्मीद है कि अब अगस्त में सुप्रीम कोर्ट फैसला सुना देगा कि असली शिवसेना किसकी है। लेकिन एक सवाल और किया जा रहा है कि देश का वित्त मंत्री कौन है। यह सवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि जीएसटी की एक बैठक थी, बैठक में वित्त मंत्री मौजूद थी, लेकिन अध्यक्षता कोई और कर रहा था। तो क्या है पूरी खबर, देखेंगे रिपोर्ट। क्या मोदी सरकार में कुछ बड़ा होने वाला है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीते दिन जीएसटी को लेकर बैठक बुलाई गई और इस बैठक में एक अलग ही नजारा दिखाई दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी के बावजूद बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह ने की, जिसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। कई लोगों के मन में सवाल है कि जब वित्त मंत्री हैं तो फिर बैठक गृह मंत्री अमित शाह कैसे ले रहे हैं? चर्चा है कि सीतारमण की छुट्टी करने की तैयारी हो रही है, यानी कि अब मोदी कैबिनेट से उनकी छुट्टी हो सकती है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष के चुनाव के बाद कैबिनेट का विस्तार होगा, जिसमें निर्मला सीतारमण को जगह नहीं दी जाएगी और उसके संकेत जीएसटी की बैठक से मिलते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल निर्मला सीतारमण की नीतियों के चलते केंद्र सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा भी दिखाई दे रहा है और इस गुस्से से बचने की कोशिश करती हुई मोदी सरकार दिखाई दे रही है और इसका असर भी अब साफ दिखाई दे रहा है जब जीएसटी की महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता अमित शाह करते नजर आए। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि जीएसटी में बदलाव को लेकर बड़ा फैसला होने वाला है और इसीलिए शाह बैठक में शामिल हुए, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या वित्त मंत्री की उनके मंत्रालय से छुट्टी होने वाली है या फिर मंत्रिमंडल से ही वो बाहर कर दी जाएंगी? ये आने वाले वक्त पर ही पता चलेगा। शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या जीएसटी में बड़ा बदलाव हो रहा है या फिर कैबिनेट में बदलाव हो रहा है। ऐसे में आप सभी की नजरें पीएम मोदी के फैसले पर टिकी हैं, तो नजरें अंतरिक्ष पर भी टिकी हुई हैं, क्योंकि भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर थे, उनकी धरती पर वापसी हो रही है। जिस ड्रैगन कैप्सूल में शुक्ला मौजूद हैं, वो पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष से वापसी का हर कोई बेसब्री से इंतजार कर रहा है और अब ये इंतजार खत्म होता दिखाई दे रहा है। शुभांशु शुक्ला अपने अन्य सहयोगियों के साथ धरती पर वापसी के लिए तैयार हैं और वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से पृथ्वी के लिए रवाना हो चुके हैं। अनडॉकिंग की प्रक्रिया पूरी हो गई है। लगभग शाम 4:50 के करीब सारे अंतरिक्ष यात्री धरती पर लौटने के मिशन पर निकल पड़े। शुभांशु शुक्ला समेत 4 अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी होने जा रही है। 23 घंटे के लंबे सफर के बाद वो पृथ्वी पर पहुंचेंगे। उनका ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट 15 जुलाई दोपहर करीब 3 बजे समुद्र में उतरेगा। इसे स्प्लैशडाउन कहते हैं। स्पेसक्राफ्ट 263 किलो से ज्यादा कार्गो के साथ वापस आएगा। इसमें नासा का हार्डवेयर और 60 से ज्यादा प्रयोगों का डेटा शामिल है। यह अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय अंतरिक्ष यात्री की पृथ्वी पर वापसी के बाद उन्हें पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अनुकूल ढलने के लिए 7 दिनों तक फ्लाइट सर्जन के सुपरविजन में रखा जाएगा। मिशन एक्सियोम 4 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गए भारतीय गगन यात्री शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष में कुल 18 दिन बिताए हैं। बता दें कि एक्सियोम 4 मिशन के तहत शुभांशु और 3 अन्य अंतरिक्ष यात्री 26 जून को ISS पर पहुंचे थे। ये मिशन तकनीकी खराबी और मौसमी दिक्कतों की वजह से 6 बार टाला गया था। ISS पर इन अंतरिक्ष यात्रियों ने कई प्रयोग किए।